हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था, जो कि है आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। और ऊर्जा स्तर आरेख यदि आपको पता हो तो आप आसानी से किसी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। और आप जानते हैं भरने का क्रम वही होता है अफबाउ का नियम, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उनसे भरते हुए उच्च ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा एनसीईआरटी का अगला टॉपिक, एनसीईआरटी का 4.7.5, जो कि हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। अब बात आती है कि आखिर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तो हम समझते हैं कि परमाणु में जो परमाणु कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है वो कहलाता है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाएगा, तो परिभाषा बिल्कुल सेम है। किसी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, जिसे हम आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं। किसी अणु में विभिन्न कक्षकों, किसी अणु में विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम ही उस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इससे परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहें तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लेते हैं लिथियम का ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं Li2। लिथियम का एक अणु ले लिया। अब लिथियम का एक अणु लिया तो आप जानते हैं इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक लिथियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, और 2 लिथियम के परमाणु में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6, कुल इलेक्ट्रॉन 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम परमाणु में लिखते थे 1s1, फिर उससे एक और इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर 2s2, इस प्रकार से। तो इसमें लिखा जाता है, आपने पिछली बार देखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा और साथ में आएगा 1s2, फिर दूसरा आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर अगला आ जाएगा सिग्मा 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 3 6। ये हमारा आबंधी आणविक कक्षक है, ये हमारा प्रतिआबंधी आणविक कक्षक है 1s का, ये हमारा आबंधी आणविक कक्षक है किसका, 2s वाला। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं, पहले s कक्षक भरते हैं, फिर p भरते हैं, फिर d भरते हैं, फिर लास्ट में f आता है। उसका एक सीक्वेंस होता है जिसे हम अफबाउ के नियम से ज्ञात करते हैं ऊर्जा स्तर आरेख से। ठीक उसी प्रकार पिछली क्लास में हमने आपको ऊर्जा स्तर आरेख बताया था, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बड़ा एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जिसे हम कहते हैं अणुओं का स्थायित्व, कि कोई अणु कितना अधिक स्थायी होगा अथवा अस्थायी होगा, इसको समझना है हमने। तो यहां पर हम समझ रहे हैं, अगला टॉपिक है अणुओं का स्थायित्व, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं का क्या स्थायित्व होगा। अणुओं का स्थायित्व समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमने वहां पर कहा था आपको कि अणुओं में जो कक्षक बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। एक होते हैं आबंधी आणविक कक्षक और दूसरे होते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक। यदि हम कहें आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Nb से प्रदर्शित करें, और अनाबंधी जिसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, उन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या कितनी है उसको हम Na से प्रदर्शित करें, तब हम आगे समझेंगे ये स्थायित्व का क्या है। तो क्या कहा मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है
ध्यान रखेगा, यदि आबंधी आणविक कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, मैंने कहा n b है। आबंदी यानी कि बॉन्डिंग कहते हैं जिसे, इसलिए n के बाद b, n मतलब नंबर, b मतलब बॉन्डिंग कक्षकों वाला, यानी कि आबंदी आणविक कक्षकों में। ठीक इसी प्रकार से हम कह रहे हैं यदि प्रति आबंदी या अनाबंदी भी कह सकते थे, यहां लिखते हैं यदि प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो, Na हो। ए यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंटी बॉन्डिंग, यानी कि अनाबंधी या प्रतिआबंधी, वो Na हो। तो अब यहां से हम समझेंगे पहला टॉपिक, अणुओं का स्थायित्व। स्थायित्व का अर्थ होता है कौन परमाणु कितना अधिक स्थायी है, वो उसका अस्तित्व रहेगा भी या फिर वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि यदि Nb का मान बड़ा हो Na से, Nb का मान Na से बड़ा हो तो अणु क्या होगा, स्थायी होगा। अणु क्या होगा, स्थायी होगा। और यदि Nb का मान छोटा हो या बराबर हो Na के, तो अणु क्या होगा, अस्थायी होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। यदि कोई अणु ऐसा है जिसमें कि आबंधी जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, अनाबंधी या प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के, तो ऐसा जो हम कह सकते हैं अणु होगा वो स्थायी होगा। और यदि आबंधी और प्रतिआबंधी दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो समान हो या प्रतिआबंधी में ज्यादा हो तो ऐसा अणु अस्थायी कहलाएगा। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, यदि किसी अणु में आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिआबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो तो अणु स्थायी होगा। अन्यथा मतलब अन्य दशा में यदि ज्यादा ना हो, अन्यथा अस्थायी होगा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला तो हम यहां पर इसी का ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं जो हमारे पास पहले से है। सबसे पहले लिथियम का ले लेते हैं, Li2 का। Li2 में यदि देखें, मैंने यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है, सिग्मा 1s2, क्या है, सिग्मा 1s2, दूसरा है सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s2, फिर तीसरा है सिग्मा 2s2। ये है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें स्टार लगता है वो होते हैं प्रतिआबंधी, जिसमें स्टार नहीं लगा होता वो होते हैं हमारे आबंधी कक्षक। तो हम लिखें कि सबसे पहले आबंधी कक्षकों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Nb से। तो देखिए Nb बराबर कितना आ जाएगा, एक तो इसके 2 प्लस एक इसके 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। और दूसरा यदि हम लिखें Na को, यानी कि प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिनमें स्टार लगा हुआ होता है वो हमारे होते हैं प्रतिआबंधी। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखिए 2, तो क्या लिख लेंगे, Na का मान कितना है 2, स्टार वाले केवल एक ही, इसमें 2 है। तो हम देख रहे हैं चूंकि Nb का मान बड़ा होगा किससे, Na से, तो ये जो Li2 होगा, अतः Li2 क्या होगा, स्थायी होगा, स्थायी अणु।
ये स्थायी अणु होगा, अस्थायी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आप कहोगे सर अस्थायी क्या हुआ, अस्थायी भी समझ लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम दूसरा ले रहे हैं, जैसे हीलियम का ले लेते हैं He2। अब आप सोच रहे होंगे सर He2 तो होता नहीं है, तो वही तो हम यहाँ प्रूफ करना चाह रहे हैं कि स्थायी है या अस्थायी। अब He2 में हीलियम का एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें टोटल कितने होंगे, 4। तो इसका ऊर्जा स्तर आरेख क्या होगा, इसका ऊर्जा स्तर आरेख होगा 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही होगा। क्योंकि हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 2 पहले में आ गए, 2 दूसरे में आ गए। अब यदि मैं Na की बात करूं, Nb की बात करूं, तो जिसमें स्टार नहीं होता वो आबंधी कक्षक होते हैं। तो सिग्मा 1s2 आबंधी कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां 2 है, तो कितनी होगी, 2। और Na यानी कि प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पर स्टार लगा है, तो इसका मतलब ये प्रति आबंधी ऊर्जा स्तर है, कक्षक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, तो यहां पर भी कितनी होगी, 2। हम देख रहे हैं चूंकि Nb बराबर किसके है, Na के है, या आप कह सकते हो जो Nb है वो बड़ा नहीं है किससे, Na से। अतः जो He2 होगा अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको कि हीलियम He2 अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि उसमें आबंधी कक्षकों की संख्या तथा अनाबंधी कक्षकों की, प्रति आबंधी कक्षकों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए वो क्या है, अस्थायी है। तो पहली बात यहां पर समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा इसका वो लेते हैं, जैसे पहला हमने निकाला है अणुओं का स्थायित्व, इसी प्रकार से दूसरा ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं आबंध कोटि। आबंध कोटि जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते थे, पहला हमने ये ले लिया। आबंध कोटि क्या हुई, आबंध कोटि की यदि परिभाषा दे तो आबंध कोटि बराबर होता है, पहले सूत्र लिख लेते हैं, आबंध कोटि बराबर होता है Nb माइनस Na/2। आबंध कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है, तो वह हमारा कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा आबंध कोटि। तो क्या लिख सकते हैं परिभाषा कि किसी आणविक कक्षक में, किसी आणविक कक्षकों में, किसी अणु में लिख लेते हैं, किसी, प्यारे बच्चों परिभाषा आपको सब ये नहीं से बनानी है, परिभाषा कहीं से याद करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला पता चल गया। Nb क्या है, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Na क्या है, प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बटे 2 यानी कि इनका आधा हो गया। तो क्या लिख लेंगे, किसी अणु में आबंधी तथा अनाबंधी या प्रति आबंधी लिख लेते हैं, प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे को, क्योंकि हमने क्या लिखा है, बटे 2, आधे को आबंध कोटि कहते हैं, आबंध कोटि कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आबंध कोटि निकालना चाह रहे हैं, मान लेते हैं हम Li की ही निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं Li2 का। तो यहां पर हम देखें Nb का मान हमने निकाला था 4 है, यहां पर Nb का मान कितना होता है 4, और Na का मान कितना है 2। तो अब आबंध कोटि क्या आ जाएगा, लिखेंगे आबंध कोटि बराबर Nb माइनस Na। तो क्या आ जाएगा, Nb का मान पहले लिख लेते हैं, Nb माइनस Na/2। तो Nb का मान हो गया 4 माइनस 2/2, तो कितना आ गया 2/2 यानी कि 1। तो लिथियम में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एकल आबंध होगा। क्या होगा, एक का मतलब एकल आबंध, ये होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आबंध कोटि को ज्ञात
कर सकते हैं। काफी आसान टर्म्स हैं प्यारे बच्चों, यदि आपको पीछे से समझते हुए आप आ रहे हैं तो निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, फटाफट आप निकालते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आबंद कुंठी क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं तो इसलिए डेसिमल में भी आती है, 0.5 में भी आती है। कहीं पर ये 1 मिलेगी, कहीं पर आपको 0.5 मिलेगी, कहीं पर 1.5 भी होगी, 2.5 भी होगी। इस प्रकार से ये क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आबंध की कोटि को समझ लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है हमारा आबंध की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का अर्थ है कि बॉन्ड कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है अथवा सामान्य है। तो हम जानते हैं कि आप कह सकते हैं परमाणुओं के बीच में जो सामान्यतः बॉन्ड बनता है जिससे अणु का निर्माण होता है, वो एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है, त्रिआबंध भी हो सकता है। तो यदि एकल बंध होगा तो हम कहेंगे वो सामान्य आबंध है, यदि द्विआबंध होगा तो हम कहेंगे वो शक्तिशाली है, यदि त्रिआबंध बना यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग बन गई तो इसका मतलब वह क्या है, हम कह सकते हैं अत्यधिक शक्तिशाली है। तो इस बात को हम कैसे परिभाषित करेंगे, हम लिखते हैं किसी अणु के निर्माण में, अणु के निर्माण में 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, साझा किया जाता है। बंध या आबंध लिख लीजिए। आबंध यदि एकल है तो उसकी प्रकृति सामान्य होगी। यदि आबंध द्वि है, द्वि मतलब डबल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, यदि द्विआबंध है, ऐसे में लिख लेते हैं, यदि द्विआबंध है तो प्रकृति यानी कि आबंध की प्रकृति क्या होगी, शक्तिशाली होगी, यानी कि मजबूती से दोनों परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे। तथा यदि त्रिआबंध है तो बंध या आप लिख सकते हैं आबंध की प्रकृति अत्यधिक शक्तिशाली होगी, अत्यधिक शक्तिशाली होगी। प्यारे बच्चों, बहुत से स्टूडेंट का ये हम कह सकते हैं कमेंट्स आते हैं, सर बोल के लिखवा दिया करो। उनकी तरफ से काफी अच्छा सुझाव है, लेकिन मैं बोलने के साथ साथ खुद लिख भी लेता हूं कि मान लो कुछ बच्चे यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो लास्ट में जब हम आपको टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके तुरंत हैंड टू हैंड क्या हो रहा है, नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो यहां पर हमने कहा कि आबंध की प्रकृति इस बात पर डिपेंड करती है कि आबंध की कोटि क्या है। आबंध की कोटि जितनी ज्यादा होगी, आबंध की प्रकृति भी उतनी अधिक शक्तिशाली होगी। यानी कि आबंध की प्रकृति अनुक्रमानुपाती होती है आबंध कोटि के। आबंध प्रकृति उतनी अधिक शक्तिशाली होगी जितनी कि आबंध कोटि का मान ज्यादा होगा। इस प्रकार से समझेंगे। अगला हम समझें जिसे हम कहते हैं आबंध की लंबाई, यानी कि जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगला है हमारा आबंध, ये चौथा है आ गया, आबंध की लंबाई जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसके कह सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब आबंध की लंबाई क्या होगी, अब आप खुद ही सोचिए कि यदि हमने अभी प्रकृति समझाई है कि 2 परमाणु यदि एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में जो आबंध होगा वो सामान्य होगा।
यदि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो शक्तिशाली होगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, त्रिआबंदी हैं, तो इसका मतलब जो प्रकृति होगी वो अत्यधिक शक्तिशाली होगी। दोनों परमाणु बहुत मजबूती से आपस में जुड़े हुए होंगे। तो मजबूती कब आएगी? जब दो चीजें एक दूसरे के जितनी समीप आती जाती हैं उतनी अधिक वो क्या होती है? शक्तिशाली होती है। तो इस बात को आपने यहां पर समझना है। तो आबंध की जो लंबाई होती है वह हम कह सकते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि आबंध की कोटि होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? समझ लीजिए, हमने कहा मान लेते हैं, मैं कार्बन का ही लेता हूं, यदि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो ये इस प्रकार से होगा, यदि कार्बन का डबल बॉन्ड है तो वो इस प्रकार से होगा, यदि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इस प्रकार से होगा। तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ का मान ज्यादा है, डबल बॉन्ड में उससे कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ। तो क्या लिखेंगे परिभाषा कि आबंध की लंबाई जो होती है वो आबंध की कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखते हैं आबंध की कोटि का मान जितना अधिक होगा आबंध लंबाई उतनी ही कम होगी। अर्थात हमने क्या कहा कि जो आबंध लंबाई है, आबंध लंबाई, उसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है किसके साथ? आबंध कोटि के साथ। तो यदि एकल कोटि आबंध की कोटि 1 है, यानी कि एकल आबंध है, तो लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी, जो हम यहां देख रहे हैं। यदि आबंध कोटि 2 है, यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है, तो आबंध की लंबाई घट जाएगी पहले की तुलना में। यदि आबंध कोटि 3 है तो हम कहेंगे आबंध की लंबाई और कम हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम देख रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ है उसका मान सबसे ही कम हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। अब हम अगला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जिसे हम कहते हैं चुंबकीय व्यवहार। अगला आता है हमारा 5वां, चुंबकीय स्वभाव। चुंबकीय स्वभाव हमें यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी जो हम कह सकते हैं अणु बन रहा है वो प्रतिचुंबकीय होगा या फिर वो अनुचुंबकीय होगा, किस प्रकार का होगा, इस बात को बताने का प्रयत्न करता है। प्रतिचुंबकीय जिसे इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहा जाता है, इसका अर्थ होता है यदि ऐसे अणुओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, और जो अनुचुंबकीय होते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। ये दोनों में अलग अलग व्यवहार है प्यारे बच्चों। अब ये क्यों दोनों में व्यवहार आते हैं? अणुओं की क्या ऐसी कंडीशन है कि उनको हम अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय में विभाजित कर लेते हैं? इसका काफी एक आसान तरीका है। अभी हमने इससे पहले आपको समझाया था, ऊर्जा स्तर आरेख समझाए थे और आणविक कक्षकों के बारे में बताया था पिछली क्लास में। तो यदि किसी अणु के जितने भी आणविक कक्षक भरे हुए हैं, यदि उनमें सब आणविक कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ऐसे जो बनेंगे उनको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। और यदि किसी में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं है, यानी कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन 2 नहीं है, एक ही है केवल, तो ऐसे जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं अनुचुंबकीय। तो इस बात को यहां पर लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा कि किसी अणु में यदि सभी भरे हुए आणविक कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा मतलब कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रतिकर्षित होगा। इस बात को ध्यान रखना है।
सेकंड, यदि हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, जैसे हमने कहा आणविक कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो तब तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूर भागेगा। सेकंड हम कहते हैं यदि भरे हुए आणविक कक्षकों में, आणविक कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो, भरे हुए आणविक कक्षकों में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन न हो, 2 इलेक्ट्रॉन न हो, अर्थात कुछ कक्षकों में कुछ, एक या एक से अधिक, ऐसे लिख लेते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक आणविक कक्षकों में, आणविक कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो तो वह अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होगा, आकर्षित होगा। अब यदि आप ऑक्सीजन का हम कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में ऊर्जा स्तर आरेखों में बना करके दिखाया था, तो आप देखते हो वहां पर ऑक्सीजन के जो ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था, उसमें अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो अंतिम कक्षाओं में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, हम कह सकते हैं वह हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो लिख लेते हैं, चूंकि एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, चलिए O2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आणविक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं होते। अब इसको बच्चों लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए, ये थोड़ी सी समस्या है। O2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख लेते हैं कुछ आणविक कक्षकों में कुछ आणविक कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः O2 क्या है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय होता है, जबकि ये हमारा क्या होता था, प्रतिचुंबकीय होता था। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लेना है, इसको समझ लेना है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताऊं, इससे पहले की जितनी भी थ्योरीज थी वो हमेशा ये बताती कि जो ऑक्सीजन है, O2 है, यह क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक अणु होता है। लेकिन केवल आणविक कक्षकों के द्वारा ही यह सिद्ध किया जा सका कि जो O2 है वह अनुचुंबकीय, और वास्तव में जो ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं अनुचुंबकीय ही होता है, प्रतिचुंबकीय नहीं होता। तो आणविक कक्षकों की थ्योरी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से होता है। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस बात को समझा कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड कोटि होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है किसी अणु की, वो किस प्रकार की होती है। साथ ही हमने जाना कि कोई अणु कब स्थायित्व होता है उसके अंदर और कब वह अस्थायी होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं एनसीईआरटी का, जो कि 4.8, यह है समनाभिकीय द्विक परमाणु अणुओं में आबंधन। यानी कि ऐसे अणु
जो समान प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर के बंधे होते हैं, उनका हमें समझना है कि उनमें आबंधन किस प्रकार से होगा, उसको हम समझते हैं। तो ऊर्जा स्तर आरेख हम यदि देख लेंगे तो हमारे को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं H2 का ले लेते हैं, H2 ले लें। अब H2 में कुल इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं 2 होते हैं। तो इसका यदि हम कहें ऊर्जा स्तर आरेख या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं इस अणु का, तो ये हमारे पास बनता है, ये बनता है सिग्मा 1s2, ये बनता है, पहले में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब यदि हम निकालना चाहें यहां पर आबंध कोटि, तो हम लिखते हैं आबंध कोटि बराबर आप जानते हैं ये होता है Nb माइनस Na/2। अब इस वाले में देखिए सिग्मा 1s2 है, तो ये किस चीज को बताता है, यानी कि Nb का मान है 2, और स्टार वाला तो कोई भी नहीं है, जो कि हमारा प्रति आबंधी होता था, जिसको हम Na कहते थे, यानी कि Na का मान क्या है 0। तो आबंध कोटि क्या निकल जाएगी, आबंध कोटि बराबर हमारी निकल जाएगी Nb का मान देखिए कितना है 2, Na का मान 0/2, तो 2 का 2 में भाग देंगे कितना क्या 1। तो आबंध कोटि क्या है 1 है। आबंध कोटि 1 है, यानी कि कैसा बॉन्ड बनाएगा, एकल आबंध का निर्माण करेगा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होगी, एकल आबंधी होगी, सामान्य प्रकृति होगी। दूसरी बात हम कहें एकल आबंध तो होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यानी कि आबंध लंबाई क्या होगी, आबंध लंबाई क्या होगी, ये क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो आबंध कोटि होती है वो आबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि आबंध कोटि का मान कम है, एक ही है, इसलिए आबंध लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, यह प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, यह भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहां पर 2 आया है, यानी कि आणविक कक्षक केवल एक ही है, जो कि सिग्मा 1s2 वाला है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। चूंकि सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये बात समझ में आ गई। अगला निकालें, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं N2 का ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन में आप जानते हैं कितने होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं 7, और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, क्योंकि 14 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है ऊर्जा स्तर आरेख, और 14 से ज्यादा का अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दोनों बताए पिछले क्लास में। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये हमारा होगा सबसे पहले सिग्मा 1s2, फिर होगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर होगा सिग्मा 2s2, फिर होगा सिग्मा, यह आ जाएगा 2 सिग्मा स्टार 2s2, यह आ गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा, क्योंकि 14 से कम है इसलिए हमारे पास क्या आएगा, अगला आ जाएगा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, इस प्रकार से आएगा। अगला क्या आ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन भी देख लीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 5 10 2 6 12। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, इसके अगला वाला होता है सिग्मा 2pz2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, N2 का है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बना लिया, साथ ही मैंने देखो आपको बताया था कि 14 से कम वालों का अलग ऊर्जा स्तर आरेख होता है, 14 से ज्यादा वालों का अलग होता है। तो ज्यादा वालों को भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमने कहा इसकी यदि मुझे आबंध कोटि निकालनी है तो लिखता हूं मैं आबंध कोटि। तो आबंध कोटि निकालने के लिए पहले मुझे
क्या निकालना पड़ेगा? आबंद कोटि आप जानते हैं ये होता है NB माइनस Na/2। तो NB का मान मैं यहां लिख लेता हूं NB। आबंदी कौन कौन सी? जिसमें स्टार नहीं है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2, ये वाला 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। तो कितने हो गए? NB का मान 10। Na का मान, तो जिसमें स्टार है, जो बच गए स्टार है, तो ये वाला है तो 2, 2 दूनी 4, तो केवल कितने हो गए? 4। तो आबंद कोटि कितनी होगी? NB माइनस Na, 10 माइनस 4 और बटे कितना आ गया? 2, यानी कि हो गया 6/2। तो आबंद कोटि बराबर कितनी होगी? 3। और आप जानते हैं नाइट्रोजन के अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और यदि आबंद कोटि 3 है तो आबंद लंबाई क्या होगी? न्यूनतम होगी, यानी कि बहुत कम होगी आबंद की लंबाई। और दूसरी बात, यदि हमें यह कहूं कि यह प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉन 2-2 पूरे भरे हुए हैं, तो लिखते हैं यह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। तो मुझे लगता है ये चीजें अब आपको समझ में आसानी से आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों एक बात और समझनी है, हम एक का आपको और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन ही एक ऐसा अणु है जिसका एक्सप्लेनेशन कि यह प्रतिचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय, केवल आणविक कक्षक जो हमारे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इस थ्योरी के अनुसार दिया जा सकता है। इससे पहले कि किसी भी थ्योरी ने इस बात को प्रूफ नहीं किया था। तो अब हम समझ रहे हैं ऑक्सीजन का। अगला हमारा आ रहा है तीसरा, जिसे हम कहते हैं O2। O2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? हम कहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 16 ध्यान रखना 14 से ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्टार्टिंग का यहां तक तो सेम रहेगा 2s2 तक, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, और यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए, सिग्मा स्टार 2s2। तो ये तो सब जगह सेम रहता है। इसके बाद देखिए चेंज आइए, यहां पर px और py होते थे, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा सिग्मा, और ये आ जाएगा 2pz2, 2pz2 आएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा? पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, इसके बराबर आएगा। देख ले इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी होगी? 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 बच गए प्यारे बच्चों। तो फिर अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बाद क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px1 और बराबर होगा पाई स्टार 2py1। चूंकि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए इस आणविक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या होता है? प्रतिचुंबकीय नहीं होता, अनुचुंबकीय होता है। तो यहां यह थ्योरी इसको प्रूफ करती है। अब आपको आप यदि जैसे हमने यहां पर निकाला था आबंद कोटि निकालें, तो उससे पहले NB निकाल लेते हैं। NB बराबर कितने? जिसमें स्टार नहीं है, यानी कि 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो 10 तो ये हो गए, NB का मान 10। और Na का मान देख लें, जिसमें स्टार है, 2, 2 4 और 1 5 और 1 6 हो गए। तो सीधे आबंद कोटि निकाल लेते हैं। आबंद कोटि बराबर क्या हो जाएगा? NB माइनस Na/2, यानी कि 10 माइनस 6/2, 10 में से 4 6 गया 4, 4 का 2 में भाग देंगे 2। तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यानी कि O डबल बॉन्ड O, तब ये O2 का निर्माण करता है। नाइट्रोजन का कहते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार से निर्माण होता है। तो डबल बॉन्ड है तो आबंद की लंबाई थोड़ी क्या होगी? कम। लिख लेंगे आबंद लंबाई कम होगी, यहां पर ज्यादा थी, यहां ट्रिपल बॉन्ड थी तो न्यूनतम थी, यहां आबंद लंबाई थोड़ी कम होगी। यदि सिंगल बॉन्ड होती यहां तो आबंद लंबाई क्या होती? ज्यादा होती। यहां यह भी बात पता चल रही है। और ये प्रतिचुंबकीय है, यह भी प्रतिचुंबकीय था। यहां पर हमने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन आगे जोड़ा नहीं है, तो ये क्या है? साथ में लिख लेते हैं, यह हमारा होगा अनुचुंबकीय।
चुंबकीय। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब हम यहां पर अपना अगला टॉपिक करते हैं, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है हमारी किताब का, और वह हमारा टॉपिक है, ये प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की ही किताब को मैं यूज कर रहा हूं। ये देखिए, ये 4.9 हाइड्रोजन आबंध अगला टॉपिक है। एनसीईआरटी 4.9 हाइड्रोजन आबंध, यह है हाइड्रोजन आबंध। तो अब हाइड्रोजन आबंध को समझते हैं। हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? आपको हमने विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बारे में बताया था, और विद्युत ऋणात्मक तत्वों में हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास कहें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, फ्लोरीन की तो काफी ज्यादा होती है। अब ये तीनों यदि हाइड्रोजन के साथ किसी बंध का निर्माण करें, हाइड्रोजन के साथ बंध का निर्माण करेंगे तो एक अणु बनेगा। तो उस स्थिति में एक हाइड्रोजन आबंध तैयार होता है। उसी को समझना है, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। होता कुछ ऐसे है कि एक एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं, ये हमारा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल। इसको यदि मैं इसके अणु को बनाऊं तो ये इस प्रकार से बना सकता हूं, HF, फिर लिख लिया मैंने HF, फिर यहां लिख लिया H। ये दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। मान लेते हैं बीच वाले को कह रहा हूं, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया साझे के लिए, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन के जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे वो बीच में थे, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता वह गुण होता है जिसके कारण कोई परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, अर्थात वह इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ज्यादा क्षमता रखता है। किसके तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो इसके कारण इस फ्लोरीन पर थोड़ा सा एक ऋणावेश हो जाता है, जिससे इसको माइनस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन से ये दो इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां बना देता हूं, ये सेंटर से थोड़ा उधर शिफ्ट हो गए, बिल्कुल एफ की तरफ नहीं चले गए। तो इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके समीप आए फ्लोरीन के, तो ये थोड़ा सा विद्युत ऋणात्मक हो गया। विद्युत ऋणात्मक तो था ही, थोड़ा ऋणावेशित हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इधर चले गए, इसलिए इसमें थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, डेल्टा। तो अब ये वाला हाइड्रोजन अपने अगल बगल दूसरे जो ऋणावेशित परमाणु होते हैं उनसे एक बंध बनाने की स्थिति में आ जाता है। तो सामान्यतः तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो मैं यहां से दो इलेक्ट्रॉन हटा करके एक डैश लगा रहा हूं, ये सिंगल बॉन्ड होता है। इस HF के बीच भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें भी क्या आएगा? माइनस डेल्टा, इसमें प्लस डेल्टा, इसमें प्लस डेल्टा, इसमें माइनस डेल्टा। तो अब ये वाला हाइड्रोजन अपने समीप में जो ये फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन है, इससे क्या करता है? एक बंध का निर्माण करता है। वह बंध इस सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होता है, इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना H और F के बीच में यह बंध बन रहा है। इतना शक्तिशाली नहीं है, वो दुर्बल है। और यह इस हाइड्रोजन आयन के द्वारा बन रहा है, जो थोड़ा सा क्या हो गया? धनावेशित हो गया। आयन भी नहीं है, थोड़ा सा धनावेशित हो गया। तो इस बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहां पर इसने भी इसके साथ बनाया, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो यह जो बंध है, यही हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध। ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध। क्यों बनता है मैं बता चुका हूं कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे परमाणु के साथ संयोग करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, खासकर किसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं और दूसरे वाले परमाणु के समीप पहुंच जाते हैं, जिससे उसमें थोड़ा सा ऋण आवेश और हाइड्रोजन में थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है। इस कारण से यह हाइड्रोजन अपने समीप में जो भी परमाणु होते हैं उनसे एक बंध बनाने का प्रयास करता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहीं पर हम इसका अगला टॉपिक भी देख लेते हैं एनसीईआरटी का।
हाइड्रोजन आबंध बनने का कारण 4.9.1, तो मैंने आपको यह बता दिया कि हाइड्रोजन आबंध बनने का कारण क्या है कि दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उधर की ओर शिफ्ट हो गए, जिससे के कारण यहां पर फ्लोरीन में और अन्य जगहों पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ा सा ऋण आवेश आ जाता है। ठीक यही बात क्या होती है, जल के अणु में होती है। H जब H2O होता है यानी कि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, तो वहां पर भी हाइड्रोजन में थोड़ा सा धनावेश और ऑक्सीजन में ऋणावेश आ जाता है। और ऐसे जो हमारे अणु होते हैं उन्हें द्विध्रुवी अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुवी अणु, क्योंकि इसमें ध्रुवता हो गई, एक तरफ धनावेश चली गया, एक तरफ ऋणावेश चली गया, तो ये इसका कारण है। अगला देखें इसका टॉपिक, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। एक इसमें आता है अंतर और दूसरा होता है अंतरा। पहला हमारा होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन और दूसरा हमारा होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन। तो दो प्रकार के हो गए, एक अंतर अणुक हाइड्रोजन, दूसरा अंतरा अणुक हाइड्रोजन। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है प्यारे बच्चों। ये वाला जो अंतर अणुक हाइड्रोजन है, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये एक ही अणु या समान प्रकार के हम कह सकते हैं यौगिकों के बीच में, एक ही प्रकार के यौगिक हो या अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के यौगिक हो, उनके बीच में जब हाइड्रोजन बंध बनेगा तो उसे अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध कहा जाता है। और अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, जब एक ही अणु हो, उसी अणु में, जैसे अभी हमने यहां पर इसका एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या है, जैसे एक हमारे पास अणु है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से क्या हो कि एक अधिक विद्युत ऋणात्मक है, दूसरा कम है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके द्वारा जो हाइड्रोजन आबंध बन रहा है उसको हम कहते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज काफी आसान थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।